अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा टॉपिक रिस्पायरेशन के ऊपर है। व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ रिस्पायरेशन? रिस्पायरेशन का माना क्या है एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ब्रीथिंग एंड रिस्पायरेशन। इस दोनों में हम फ़र्क देखेंगे और इसका रिस्पायरेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ब्रीथिंग सिंपली इनहेल एंड एक्सहेल ऑफ एयर। आपने इन्वायरमेंट से हवा भरी मुंह में, वहाँ आपके लंग्स तक गई और वहाँ से फिर हवा बाहर मुंह के जरिए आपने निकाल दी। ये जो सिंपल आपने सांस ली और सांस बाहर निकाल दी, दिस इज कॉल्ड ब्रेथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेंटिलेशन का वर्ड हम आमतौर पर लंग्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनमें रिस्पायरेशन होल प्रोसेस है। ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का पार्ट है इज अ मैकेनिकल प्रोसेस। ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें मींस के बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आती, कोई मेटाबॉलिज्म नहीं होता, कुछ चीज़ें बनती या कोई चीज़ें टूटती नहीं हैं। बरक्स इसके जो रिस्पायरेशन है, रिस्पायरेशन इज अ कंप्लीट फिनोमेना इन विच एंड इन्वॉल्व्स मैकेनिकल एंड आल्सो केमिकल रिस्पायरेशन। आगे हम देखेंगे। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लंग्स नहीं है, गिल्स हैं, कईयों में गिल्स भी नहीं है, कोई रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर ही नहीं है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स फॉर एग्जांपल। एंड सम में प्लाज्मा के थ्रू, बॉडी सरफेस के थ्रू रिस्पायरेशन हो रही है, ब्रेथिंग हो रही है। तो उससे लास्ट से वर्ड चेंज हो जाएगा। पल्मोनरी वेंटिलेशन अगर किसी में स्किन के थ्रू होगी तो उसको हम कुटेनियस रिस्पायरेशन बोलेंगे या कुटेनियस ब्रेथिंग बोलेंगे। किसी में गिल्स के थ्रू हो तो उसको हम ब्रेंकियल बोलेंगे। अगर ट्रैकिया के थ्रू हो तो उसे ट्रैकियल ब्रेथिंग और ट्रैकियल रिस्पायरेशन। तो ब्रेथिंग तो सिंपली मैंने बताया कि सांस लेना, सांस बाहर निकाल देना, हवा इन्वायरमेंट से भरना। अब हवा जो है उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है। वी डू नॉट सिलेक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर। हम एयर में से ऑक्सीजन को सिलेक्ट नहीं करते। पूरी हवा बॉडी के अंदर जाती है जिसमें और गैसेस भी मौजूद है, नाइट्रोजन है और गैसेस भी मौजूद हैं। फिर ऑक्सीजन सिलेक्ट होती है, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में ऑक्सीजन जाती है। तो ब्रेथिंग्स में ये फिनोमेना नहीं आएगा। ब्रेथिंग में सिंपल हवा भरी, हवा बाहर निकल गई, सांस ली, सांस बाहर निकाल दी। इसका ब्रेथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन इन केस ऑफ those animals which have lungs for respiration। वर्ड पर पल्मोनरी वेंटिलेशन इस्तेमाल होगा। तो जो रिस्पायरेशन है, respiration is a complete phenomena, is a complete process in which carbon dioxide and oxygen exchange between environment and the body of the organism। अब रिस्पायरेशन में क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो लंग्स के एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में जाएंगी, वहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होती हुई बॉडी टिश्यूज़ और बॉडी सेल्स तक जाएगी। फिर वहाँ से सेल्स और बॉडी टिश्यूज़ इस ऑक्सीजन को यूटिलाइज़ करेंगे। यूटिलाइज़ करके वो कुछ प्रोडक्ट्स बनाएंगे एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म। ऑक्सीजन की यूज़ करते हुए मेटाबॉलिज्म होगा, कैटाबॉलिज्म होगा या एनाबॉलिज्म होगा। मींस चीज़ें बनेगी या चीज़ें टूटेंगी। विद द हेल्प ऑफ इंजाइम्स, इंजाइमेटिक ब्रेकडाउन ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगा। तो जब न्यूट्रिएंट्स की ब्रेकडाउन होगी, मेटाबॉलिज्म होगा, तो एज ए रिजल्ट जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो एनर्जी को हम एटीपी की फॉर्म में स्टोर करेंगे और एज ए बाई प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो ये सारा प्रोसेस ऑक्सीजन की मदद से होगा। तो मींस इसमें पर्पस इसमें एनर्जी की प्रोडक्शन है। तो एनर्जी की प्रोडक्शन जब लाइफ इवाल्व हुई तो तब तो ऑक्सीजन नहीं थी और लाइफ भी बड़ी सिंपल थी, तो उन्हें एनर्जी की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। तो बगैर ऑक्सीजन के भी वो एनर्जी प्रोड्यूस करते थे, उनमें ऐसी ऑपरेशंस थी। फिर आस्ता आस्ता वक्त गुजरने के साथ जब एवोल्यूशन हुई तो ऑर्गेनिज्म जो है मज़ीद मॉडिफाई हुआ, मज़ीद डिवेलप हुआ। तो अब उसकी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन भी आई, तो उसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जब बढ़ी, जब वो लैब वाटर से लैंड की तरफ आया, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ी।
तो फिर उसने रिस्पायरेशन ऑक्सीजन की मदद से करनी स्टार्ट की। ऑक्सीजन की वजह से जो रिस्पायरेशन है उससे एटीपी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इनके विद रिस्पेक्ट टू विदाउट ऑक्सीजन। ऐसे ऑर्गेनिज्म विदाउट ऑक्सीजन जो है वो एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी रिस्पायरेशन करते हैं, वो काफ़ी कम प्रोड्यूस होती है एनर्जी, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट के लिए वो काफ़ी होती है। लेकिन हम जैसे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है। हमें भी बाज़ केसेस में ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज हमारे मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं जा पाती, तो बगैर ऑक्सीजन के भी हम वर्क करते हैं कुछ लम्हे के लिए, कुछ देर के लिए। वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फिर वहाँ से ब्लड वेसल से जाएगी, ब्लड टिश्यू से ब्लड वेसल में जाएगी, और सिंपली गैस जो है वो अपनी हाइयर पार्शियल प्रेशर से अपने लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती है। एल्विलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा थी तो वो ब्लड वेसल में चलेगी। अब ब्लड वेसल में अब टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो ब्लड वेसल में जाएगी, ब्लड वेसल से फिर वो एल्विलाई में जाएगी लंग्स के, फिर वहाँ से बॉडी से बाहर। एक चीज़ों का तबादला हुआ, हमने ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से ली और बदले में उसे कार्बन डाइऑक्साइड दी, जो कि प्लांट्स पौधे इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन पौधों से बन के इन्वायरमेंट में आती है। तो ये जो होल प्रोसेस है, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द इन्वायरमेंट, इसको हम बोलेंगे रिस्पायरेशन। ब्रेथिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन। याद रखें, इन दोनों को पजल मत करें, इन दोनों को मिक्स ना करें आपस में। ब्रेथिंग इज अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन and respiration is a complete process, is a mechanical and also a chemical process। जब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के की एक्सचेंज की बात करेंगे तो यकीनन वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस भी परफॉर्म किए जाएंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। आगे चलते हैं। अब रिस्पायरेशन जो है उसकी दो फेजेस हैं बेसिकली, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एंड इंटरनल रिस्पायरेशन। फेजेस के मुराद के उसको स्टेप्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन मींस के एक्सटर्नली अब एल्विलाई से ऑक्सीजन का अपने हाइयर पार्शियल प्रेशर से ब्लड वेसल में अपने लोअर पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करना, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपने हाइयर पार्शियल प्रेशर को ब्लड वेसल से एल्विलाई तक मूव करना अपने लोअर प्रेशर की तरफ। तो ये है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। तो इंटरनल रिस्पायरेशन को हम सेलुलर रिस्पायरेशन और टिश्यू रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। जो ऑक्सीजन एल्विलाई से ब्लड तक गई तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, तो अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड मूव करेगा, ट्रांसपोर्ट होगा, तो जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यूज के पास से गुजरेगा तो ऑक्सीजन वहाँ से डिफ्यूज़ करेगी, वहाँ से मूव करके बॉडी टिश्यूज बॉडी सेल्स की तरफ जाएगी, वो उसे यूटिलाइज करेगी। यूटिलाइज करने के बाद एटीपी बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से ब्लड वेसल की तरफ आएगी, ब्लड वेसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेगा। तो ये जो ऑक्सीजन का एल्विलाई से ब्लड वेसल से ब्लड वेसल में आ जाने के बाद, ब्लड का ऑक्सीजनेटेड हो जाने के बाद आगे ऑक्सीजन का यूटिलाइज होना, सारा प्रोसेस होना, एटीपी बनना, कार्बन डाइऑक्साइड के दोबारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आना और ट्रांसपोर्ट होकर एल्विलाई तक जाना, ये इंटरनल रिस्पायरेशन और सेलुलर रिस्पायरेशन। बेसिकली रिस्पायरेशन में हो क्या रहा है, ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट जो कि हमारी ज़रूरत नहीं है हमारी बॉडी की, वो बाहर निकाली जा रही है जिसकी पौधों को ज़रूरत है। होप यू अंडरस्टैंड आंसर दिस कंसेप्ट। अब रिस्पायरेशन जो है उस दो तरह से हो सकती है, दो तरह से होती है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, एरोबिक एंड एनएरोबिक। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिस्पायरेशन करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो विदाउट ऑक्सीजन एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। मैंने पहले ही बताया कि जिन ऑर्गेनिजम्स में सपोज उनमें लाइफ ही वो ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं है, जब लाइफ इवॉल्व हुई देयर वाज नो ऑक्सीजन इन एनीवेयर, इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन थी नहीं, तो बगैर ऑक्सीजन के भी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते थे, जिंदा रहते थे। जब आस्ता आस्ता एनर्जी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन आई एवोल्यूशन के दौरान, तो अब जो ऑर्गेनिज्म है, भी कुछ बैक्टीरिया हैं जो ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं कि वहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो वो बगैर ऑक्सीजन के भी एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं। इसके अलावा जो एरोबिक रिस्पायरेशन है उसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन एंड इनडायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन।
डायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन है कि जिसमें ऑर्गेनिजम्स रिस्पायरेशन करते तो हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में, बट विदाउट रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर, विदाउट रिस्पायरेटरी ऑर्गन, मीन्स के उनमें कोई रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है। जब रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर नहीं है तो फिर ब्लड की भी सेंस नहीं बनती। ब्लड ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ होता है, रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर कोई होगा, वहाँ से गैसेस का एक्सचेंज होगा तो ब्लड फिर वहाँ से ट्रांसपोर्ट करेगा। दे एक्सचेंज ऑक्सीजन and carbon dioxide from the environment and body, between environment and body without the aid of any respiratory structure and the transportation of blood. This is called direct aerobic respiration। ऐसे organisms जो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, उनकी बॉडी सरफेस के थ्रू, प्लाज्मा के थ्रू, सिंपल बॉडी वॉल के थ्रू डायरेक्ट ऑक्सीजन सेल्स तक जाए, सेल्स से फिर बाहर कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट निकले, ना कि ब्लड है उनमें। ब्लड का मकसद ही ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, तो ब्लड की कोई सेंस नहीं बनती, फिर ना ब्लड है और ना उनमें जो है वो कोई रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर है, सिंपल डिफ्यूजन का होती है। वाटर में हो वो या फिर एयर में हो, ज़्यादातर वाटर एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स में ऐसे होता है कि वहाँ से फिर वो ऑक्सीजन को पिक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकल जाती है। हम बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, स्पॉन्जेस की और लोअर ऑर्गेनिजम्स की, तो उनमें जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू, बॉडी वॉल के थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैर रिस्पायरेशन हो जाती है। वहाँ कोई रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही नहीं है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो सिंपल सेल है, वहाँ से ऑक्सीजन आएगी, बाहर निकल, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन यूटिलाइज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। इनडायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन में रिस्पायरेशन होगी with the help of respiratory structure, respiratory organ और respiratory surface। respiratory structure की मौजूदगी में respiration होगी। respiratory structure different organisms में उनके body plan के मुताबिक, या वो जिस environment में रह रहे हैं, water में हैं या land पे हैं, तो उस मुताबिक उनका respiratory structure जो है वो different होगा। लेकिन यहाँ जो उनमें respiration है वो respiratory structure के थ्रू ही होगी। तो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर ये भी मॉडिफिकेशन है, एवोल्यूशन है विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स मल्टीसेलुलर हुए तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो इतना पॉसिबल तो नहीं था कि डायरेक्ट वहाँ से जो है गैसेस का तबादला हो सके मल्टीसेलुलर रिसोर्स ऑर्गेनिज्म में। तो वहाँ पे जो है वो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर का इवाल्व होना, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनना कि जिसके ज़रिया से रिस्पायरेशन पॉसिबल हो सके। रिस्पायरेशन पॉसिबल होने के लिए ऐसा एरिया होना चाहिए कि जहाँ से गैसेस का एक्सचेंज हो सके। तो कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर की, उसमें से एक ये है कि हाईली वैस्कुलर होना चाहिए। मतलब स्ट्रक्चर उसका जैसा भी हो, उसके उस हर तरह के रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर में, ऑर्गन में जो बेसिक उसकी खसूसियात हैं वो तकरीबन सेम है। हाईली वैस्कुलर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसके इर्द गिर्द से बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई हो रही हो, ताकि गैसेस का तबादला हो तो फिर वो ऑक्सीजन ब्लड में जा सके, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से वापस एल्विलाई में जा सके। कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी जो ऑर्गन होगा उसके मुताबिक, तो वो वेरी थिन, बहुत थिन होना चाहिए। उसका लार्ज सरफेस एरिया होना चाहिए, वो मॉइस्ट होना चाहिए, परमिएबल टू गैसेस होना चाहिए और वेल प्रोटेक्टेड होना चाहिए। ये सब फीचर होंगी तभी तो वहाँ से गैसेस का तबादला हो सकेगा। तो रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर जिन ऑर्गेनिज्म में होगा वो इस तरह से, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर ही होता है, पार्ट होता है, वो इस तरह से इवॉल्व हो चुका होता है, मॉडिफाई हो चुका होता है, अडॉप्ट हो चुका होता है कि वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस पॉसिबल होती हैं। तो जब रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर होगा तो वहाँ ब्लड की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो ब्लड के जरिया से फिर जो है वो ट्रांसफर होगी ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की पूरी बॉडी में, एक ही जगह से सिंपल एक्सचेंज हो जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि इसकी जो फेजेस हैं रिस्पायरेशन, पहले हमने देखा डिफरेंस बिटवीन ब्रेथिंग एंड रिस्पायरेशन, और पढ़ा कि ब्रेथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस। उसकी दो फेजेस होती हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। फिर हमने उस पर टाइप्स देखी, एरोबिक एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन दो तरह से होती है, डायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन एंड इनडायरेक्ट एरोबिक रिस्पायरेशन। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम रिस्पायरेटरी स्ट्रक्चर्स इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स जो है वो स्टडी करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वाचिंग।